not a game, it's a rich thing. वो एक बार फिर कांस्टेबल डेविड रीड से बात कर रही थी। हमने गाड़ी रवाना की थी, लेकिन खौफनाक मौसम की वजह से गाड़ी वापस आ गई है। डेविड ने कहा, क्या बकवास है, ये बायोहैज़र्ड इमरजेंसी है, भरपूर ऑपरेशन की ज़रूरत है, एक एक लम्हा कीमती है। इस मौसम में वो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। आप इस तरह की बात ना करें। और कैसे बात करूं? हज़ारों जिंदगियां खतरे में हैं और तुम मुझे मौसमी हाल सुना रहे हो। गालों की इस तरह कैफियत बरकरार थी। वो मुसल्लह हैं, 3 मर्द और 1 औरत। एक आदमी सियाफाम है, वो एक वैन ड्राइव कर रहे हैं। गाड़ी में हाइबरेंटन टेलीकॉम लिखा है। गालों ने गार्ड्स का बताया हुआ हुलिया वाजे किया। इनके पास किस किस्म का असला है? डेविड ने सवाल किया। 9 मिलीमीटर ब्राउनिंग ऑटोमेटिक पिस्टल, आर्म्ड रॉबरी। हाँ, फ्रैंक हेलमेट को उठा दो वरना मैं कॉल करता हूँ। गालो ने जवाब सुना और बड़बड़ाते हुए राब्ता मुनक़ता कर दिया। इसने बिला तामुल फ्रैंक के घर का नंबर मिलाया। फ्रैंक ने गालो की बात सुनी और पहला सवाल किया, तुमने ऐसा क्यों होने दिया? क्योंकि मैं खुद इस साजिश में शरीक हूँ। गालो ने चटक कर जवाब दिया, अपनी दानिशमंदी को इन्हें पकड़ने में इस्तेमाल करो। पुलिस की गाड़ियाँ वहाँ नहीं पहुँची। तुम्हारा जांबाज अमला बर्फ से खौफजदा है। गालो ने जवाब दिया, हमारी राह में बर्फ फाइल है, तो तुम्हारे मुजरिम भी बर्फ में फंसे हुए होंगे। तुम्हारे लिए बर्फ मसला नहीं है। स्नो प्लो लेकर आओ। गालो ने कहा, मैं फ़ोन कंपनी की वैन के लिए अलर्ट जारी करता हूँ, लेकिन ये अगर इतनी मुनज़्ज़म कार्रवाई है तो ज़रूरी नहीं कि वो उसी वैन में सफ़र कर रहे होंगे। अगर वो गाड़ी तब्दील करते हैं तब भी वो दूर नहीं जा सकते। हेलीकॉप्टर के बारे में क्या ख्याल है? फ्रैंक ने कहा, स्कॉटलैंड में चोरों के पास हेलीकॉप्टर कहाँ से आएगा? और तुम ख्यालात के घोड़े मुझे ना सिखाओ। पुलिस से तुम्हारा अब कोई ताल्लुक नहीं है। फ्रैंक ने जवाबी तंज किया। फ्रैंक, गालो चुप हो गई। यू बास्टर्ड। राब्ता मुनक़ता हो चुका था। गालो ने मोबाइल की याददाश्त में ओडेटा का नंबर देखा। सॉरी, तुम्हें नींद से बेदार किया। गालो ने माजरत की। ओके, कोई मसला नहीं है। हाँ, गालो ने वहशतनाक खबर सुनाई। नाकाबिल यकीन, मुझे इसी का खतरा था, लेकिन यह मामला माइकल रॉस वाले हादसे से अलग है। गालो ने कहा। और बताओ? ओडेटा ने कहा, वायरस की मिकदार उन्होंने परफ्यूम स्प्रे डैम्बरी में मुंतकिल की है, यानी ये किसी भी अवामी मकाम पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया है। दूसरी अहम बात यह है कि नामालूम क्लाइंट्स इनसे 10 बजे मुलाकात करेंगे। अगर 10 बजे ये नामालूम गाहक को डिलीवर कर दिया गया तो मुमकिन है कल तक ये लंदन पहुंच जाए। डिलीवरी के मकाम का कोई अंदाज़ा है? नहीं, लेकिन ये कोई दूर उफ्तादा मुकाम नहीं हो सकता। गालो ने कहा, मैंने क्रिमलन से निकलने वाली वैन को शुमाल की तरफ मुड़ते हुए देखा था, लेकिन फिर बर्फानी तूफान में वो कहीं निकल नहीं सकती। मतलब हमारे पास मौका है कि डिलीवरी से पहले इन्हें गिरफ्त में ले लें। ओडेटा ने कहा, लेकिन मैं पुलिस की मतलूबा तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही हूँ। गालो ने खबरदार किया, मुझ पर छोड़ दो, दहशतगर्दी की बात है, कैबिनेट ऑफिस देखेगा। तुम्हारी पुलिस के लिए डाउनिंग स्ट्रीट की एक कॉल ही काफ़ी है। क्या हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ेगी? मेरा नहीं ख्याल कि इस फिजा में हेलीकॉप्टर काम करेगा। ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम इससे राब्ते में रहना। शुक्रिया। गालो फ़ोन बंद करके पलटी तो देखा कि कार्ल ओब्रेन वहाँ खड़ा नोट्स ले रहा है। वॉक्स हॉल ऑस्ट्रा बाईसाइकिल की रफ्तार से गोया रिंग रही थी। नाइजल एल्टन के साथ और ब्रॉड अकब में डेजी के करीब बैठा था। ब्रॉड की बेकरारी इंतहा पर थी। वो सुपरमैन की तरह गाड़ी समेत उड़कर एयरफील्ड पहुंचना चाहता था। चारों कार में अपने असल होलिये में वापस आ गए थे। बाहर बर्फ ने हर शय को सफ़ेद कर दिया था। ब्रॉड को बाप की टोयोटा लैंड क्रूजर अमेजोन याद आ गई। लैंड क्रूजर चंद मील के फासले पर स्टैम्पफॉल वाले पहाड़ी घर में खड़ी थी। इस मौसम में लैंड क्रूजर मौजू सवारी थी। सोचते हुए इसने जुबान खोली, मैं घर जाके लैंड क्रूजर ले आता हूँ, इस पर एयरफील्ड जाएंगे, फिर वापस वॉक्सहॉल से तब्दील कर लेंगे। घर कहाँ है? नाइजल ने इस्तफसार किया। कमोबेश 1 माइल, ब्रॉड ने कहा। नाइजल से पहले डेजी ने हामी भर ली। ब्रॉड ने रहनुमाई की और एल्टन ने वॉक्सहॉल का रुख तब्दील कर दिया। ताहम मंजिल तक पहुंचने की नौबत नहीं है। गाड़ी ने 18 इंच दबीर बर्फ में आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। हम कितनी दूर हैं? शायद निस्फ मील। ब्रॉड ने सफ़ेद धुंध में आंखें फाड़ते हुए अंदाजा लगाया। तुम तीनों यहाँ रुको, मैं गाड़ी लाता हूँ। नाइजल ने नफी में सर हिलाया। अगर तुम खुद गए तो फंस ना जाओ, हम तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे? ब्रॉड समझ गया कि वो इस पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं थे। कुछ देर तक गाड़ी में खामोशी छाई रही। वो गाड़ी के आरामदेह माहौल से बाहर जाते हुए हिचकिचा रहे थे। मौसम के तेवर और गजबनाक होते जा रहे थे। न्यूज़ डेस्क पर कोई है? कार्ल अपने मोबाइल पर बात कर रहा था। गालो इस सूरत हाल से बदमज़ा थी। इसने ट्रम्प को साथ लिया और कार्ल के सर पर खड़ी हो गई। मैं माफ खा हूँ, प्लीज़ इसे बंद करो। वॉइस रिकॉर्डर तैयार करो, कार्ल ने मोबाइल में कहा। रिकॉर्डिंग के साथ मेरा फोटो दिखाना, मैं फ़ोन पर बात करता हुआ नजर आऊँ। तैयार हो जाओ। गालो ने इसे रोका। वो मुझे रिपोर्ट फाइल करने से रोक रहे हैं। गालो ने ट्रम्प को इशारा किया। ट्रम्प ने कार्ल के हाथ से मोबाइल फ़ोन झपट लिया। तुम लोग ये नहीं कर सकते। कार्ल ने एहतजाज किया। हम कर सकते हैं। तुम यहाँ विजिटर और मैं सिक्योरिटी इंचार्ज हूँ। फिर बाहर जा रहा हूँ, बाहर निकलते ही जम जाओगी। गालो ने समझाया। मुझे बाहर जाने से भी रोकोगी? गालो ने कंधे उचकाए। ठीक है, लेकिन तुम्हारा फ़ोन मेरे पास रहेगा। मैं पब्लिक फ़ोन इस्तेमाल करूंगा। वो बोला। गुड लक। गालो ने कहा। बाहर कई मील तक
पब्लिक फोन की सहूलत मुयसर नहीं। लहू जमा देने वाली सर्दी के हिसाब में इनमें से कोई भी मुनासिब लिबास में नहीं था। नाइजल के पास स्पोर्ट्स जैकेट और एल्टन रेन कोट में था। डेजी के जिस्म पर चर्मी जैकेट थी, सिर्फ ब्रॉड बेहतर हालत में था। इसके जिस्म के बारह हिस्से पर दोहरी तह वाली दबीर जैकेट थी। नाइजर और एल्टन के जूते भी आम से थे, जबकि डेजी और ब्रॉड के पैरों में बूट थे। तहम सर्दी और बर्फ चारों के लिए जानलेवा थी। ब्रॉड आगे था। एल्टन ने गाड़ी के ग्लव बॉक्स में फ्लैश लाइट निकालकर ब्रॉड को दे दी। लैपटॉप भी ब्रॉड के पास था। नाइजल ब्रीफ केस को नौजायदा बच्चे की तरह संभाले हुए था। चारों की पिटलियां बर्फ में थी, रास्ते बर्फ पे रोपोश हो चुके थे। ठंड हड्डियों में सराइत कर रही थी। तीनों हाँफते कांपते ब्रॉड के पीछे थे। चारों खामोश थे। डेजी की बदजुबानी भी ठिठर के रह गई थी। कार्ल ओब्रन की जैगुआर क्रेमलिन के गेट से 100 मीटर के फासले पर ही जवाब दे गई थी। गार्ड ने गालो को बताया कि कार्ल की जैगुआर कहाँ फंसी है। वापस आए तो जैगुआर को देखना, अगर चाबियां इग्निशन में हो तो निकाल लेना। गालो ने ट्रम्प को हिदायत दी। मोबाइल फोन की रिंगटोन ने इसकी तवज्जो हटाई और डाटा की कॉल थी और डाटा की आवाज में तशवीश का अंसर नुमाया था। हमारे पास नई खुफिया इतलात है, इसने कहा। दहशतगर्द ग्रुप स्मार्टर बायो वेपन की खरीदारी के लिए सरगर्म है। स्मार्टर? मैंने कभी नहीं सुना, ये कौन लोग है? ग्रुप की असलियत वाज़ेह नहीं है। हम तहकीक कर रहे हैं, लेकिन गुमान गालिब है कि क्रेमलिन में दाखिल होने वाले स्मार्टर के लिए काम कर रहे हैं। और डाटा ने कहा, माय गॉड, और क्या इतलात है? स्मार्टर बॉक्सिंग डे पर यानी कल वायरस को अवामी मुकाम पर इस्तेमाल करेगी। गालों की सांस रुकने लगी। मैचेस, रेस, मीटिंग्स, सिनेमा थिएटर्स, बॉक्सिंग डे पर अनगिनत मौके थे। बॉक्सिंग डे पर कहाँ? नहीं मालूम। और डाटा ने जवाब दिया, वक्त बहुत कम है, हम यही कर सकते हैं कि चोरों को डिलीवरी से पहले ही काबू कर ले। पुलिस क्रेमलिन के लिए रवाना हो गई है। फ्रैंक हेक्टर दर्द सर है। गालो ने अंदेशा जाहिर किया। इस वक्त खुद फ्रैंक के सर में दर्द हो चुका होगा। कैबिनेट ऑफिस के ब्रीफिंग रूम में चांसलर ने इसे फोन कर दिया है। चारों की हालत गैर थी, हाथ पांव सुन हो चुके थे। बर्फ ने पैर बेजान कर दिए थे। ब्रॉड जैसे तैसे तीनों के हमरा घर में पहुंचने में कामयाब हो गया। वो सीधा गैराज की तरफ गया जिसके बड़े दरवाजे थे, लेकिन वो बहाबर था कि साइड डोर गैर मुकफ्फिल रहता था। वो गिरता पड़ता पहलू से अंदर दाखिल हो गया। थैंक गॉड, एल्टन ने कांपते हुए कहा। मैं सोच रहा था कि बर्फ में कब्र बनेगी। ब्रॉड ने फ्लैशलाइट घुमाई। स्टैनले की फरारी दीवार के साथ खड़ी थी। इसके बराबर फिलिपाइनी मुलाजिम ल्यूक की फोर्ड पार्क थी। फोर्ड को देखकर ब्रॉड ने हैरत महसूस की। ल्यूक और लॉरी घर जाने के लिए फोर्ड इस्तेमाल करते थे, क्या वो घर नहीं गए? ब्रॉड ने टोयोटा लैंड क्रूजर के लिए निगाह दौड़ाई। क्या मुसीबत है, टोयोटा अपनी जगह पर नहीं थी। वसीह गैराज में कहीं भी नहीं। बिलाशुबा ल्यूक और लॉरी लैंड क्रूजर ले गए थे। बर्फानी तूफान में लैंड क्रूजर पर ही निकला जा सकता था। ल्यूक के कॉटेज की तरफ जाने का मतलब था कि 1 मील मजीद सफर किया जाए। यह नामुमकिन था। सर्दी और बर्फ ने चारों को निचोड़ कर रख दिया था। मौसम की बेहतरी का इंतजार किए बगैर और कोई चारा न था। ब्रॉड ने टोयोटा की अदम दस्तयाबी का ऐलान किया। नाइजल के इशारे पर एल्टन ने टेलीफोन के तार काटने शुरू कर दिए। हम यहाँ सर्दी से ठठर कर मर जाएंगे। नाइजल के दांत बज रहे थे। मैं अंदर जा रही हूँ, पीने के लिए कुछ चाहिए? डेजी ने कहा। नहीं। ब्रॉड उनका इरादा बाम के लर्ज उठा। हमें घर जाना ही पड़ेगा। नाइजल ने अंदाजा दिया। मैं फैमिली के सामने क्या वजाहत पेश करूंगा, वो सो रहे हैं। एल्टन ने कहा। अगर वो उठ गए और बर्फबारी ना रुकी? ब्रॉड की आंखों में वहशत नाच रही थी। लैब से शुरू होने वाला भयानक ख्वाब एक संगीन मरहले में दाखिल हो चुका था। इनसे कहना कि तुम हमें नहीं जानते। नाइजल ने मशवरा दिया। हम तुम्हें तूफान में फंसे हुए मिले, तुम रहम खाकर हमें यहाँ ले आए। वो नहीं जानते थे कि मैं घर से बाहर गया था। वो एतराज पेश करेंगे कि मैं कहाँ गया था, क्यों गया था। ब्रॉड ने उज़र पेश किया। कोई मुनासिब कहानी बताओ, हमें अंदर जाना ही पड़ेगा। ब्रॉड के दिमाग में गुस्से की लहर ने सर उठाया। ये लहर एहसास बेबसी की दीवार से सर फोड़कर वापस लौट आई थी। इसे कौन संभालेगा? ब्रॉड ने डेजी की तरफ इशारा किया। तुम अपने हाथ और जुबान काबू में रखना। नाइजल ने डेजी कहा। हाँ, अब अंदर चलो। डेजी ने मुंह बनाया। ब्रॉड चक्कर काट के रिहायशी हिस्से के अकबीदार पर आए। कुत्ते नॉली ने इसका इस्तकबाल किया। गुड बाय, गुड बाय। ब्रॉड ने यह बस्ता हाथ से नॉली की गर्दन से हिलाई। नॉली, ये मेरे दोस्त हैं। घर के गर्म माहौल में इन्होंने सुकून का सांस लिया। ब्रॉड इनको किचन में ले आया। उन्होंने बालाई गीला लिबास उतारा। नाइजल ने ब्रीफ केस और ब्रॉड ने लैपटॉप मेज पर रख दिया। ब्रॉड ने वहाँ मौजूद छोटा टीवी ऑन कर दिया और धीमी आवाज में खबरों का चैनल लगा दिया। बाद इसने चाय तैयार की। अचानक डेजी खड़ी हो गई और दरवाजा खोल के डाइनिंग रूम में झांका। ये तुम कहाँ जा रही हो? ब्रॉड ने इतराज किया। ग्लेनमोरंजी स्कॉटिश विस्की होनी चाहिए यहाँ, डेजी ने जवाब दिया। रोशनी करके वो कॉकटेल कैबिनेट की तरफ चली गई और दूसरे दरवाजे से शफाबी के लिबास में स्टैनले ने किचन में कदम रखा। ब्रॉड के उसाहत आ गए। हेलो डैडी, इसने बदवक्त खुद को संभाला। दूसरी तरफ डैडी विस्की की बोतल लिए नमदार हुई। स्टैनले का एक अबरू पेशानी पर आ गया। तुम्हें जाम की जरूरत है? नहीं शुक्रिया, डैडी ने कहा। मेरे पास पूरी बोतल है। गालो शर्मिंदगी की इंतहा पर थी। इसने मायूसी के आलम में स्टैनले का नंबर मिलाया। घर के फोन पर रब्ता नहीं हो पा रहा था। शायद बर्फबारी ने लाइनों को नुकसान पहुंचा दिया था। गालो आगाह थी कि आमतौर पर स्टैनले मोबाइल साथ नहीं रखता था। मोबाइल इसकी फरारी कार में था। गालो ने नंबर मिलाकर पैगाम रवाना कर दिया। फिर खिड़की से बाहर बर्फबारी को तकने लगी। ख्यालात का महवर
वायरस के चोर थे। वो मुख्तलिफ इम्कानात पर गौर कर रही थी। पुलिस अभी तक नहीं पहुंची थी। चोरों ने गाड़ी तब्दील की होगी तो वो कहाँ और किस गाड़ी पर होंगे। गालों ने कलम निकाला और नोटपैड पर लिखना शुरू कर दिया। अनोर बर्न गोल्फ क्लब, ड्यू ड्रॉप इन, ग्रीन फिंगर गार्डन सेंटर, स्कॉटिश स्मोक फिश प्रोडक्ट, विलियम प्रिंटिंग प्रेस। गालों ने 2 पर्चों पर 5 मकामात के नाम और नंबर लिखे और ट्रंप को तलब किया। इन मकामात पर फोन करो और मालूमात हासिल करो। गालों ने एक पर्चा ट्रंप के हवाले किया। इनको वारदात का बताना लेकिन वायरस का जिक्र नहीं करना, फोन कंपनी की वैन के मुतालिक मालूमात करना, कॉल को पता न चले इसी मोबाइल का इस्तेमाल करना। इस्तकबालिया का फोन काम कर रहा है लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल करना। समझ रहे हो ना? समझ गया। ट्रंप ने सर हिलाया। इसके जाने के बाद गालों ने गोल्फ क्लब का नंबर मिलाया। अपना तारुफ कराकर इसने वैन के बारे में दरियाफ्त किया। मैं कल शाम 7 बजे से ड्यूटी पर आया हूँ। इस वक्त ऐसी कोई वैन यहाँ नहीं पहुंची। बाद में फ़ोन कंपनी की वैन वहाँ आ सकती है। मैं कह नहीं सकता, जवाब मिला। बड़ा मेहरबानी क्या तुम पार्किंग में देखोगे? देखता हूँ, इंतजार करो। गार्ड की आवाज़ में हैरत थी। कुछ देर बाद इसकी आवाज़ सुनाई दी। यहाँ पर ऐसी कोई वैन नहीं। बेहतर, शुक्रिया, तुम्हारे तावन की कदर करती हूँ। गालों ने राब्ता खत्म कर दिया, पर्चा देखा और अब ड्यू ड्रॉप इन का नंबर मिलाया। चार्ली बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ? किसी ने खुश मिजाजी से सवाल किया। गालों ने तारुफ कराते हुए मुद्दा बयान किया। क्रिसमस की वजह से हम मुस्तकिल खुले हैं। पार्किंग में काफ़ी गाड़ियाँ मौजूद हैं। मैं इस वक्त सीसीटीवी में पार्किंग देख सकता हूँ लेकिन कैमरा पूरी पार्किंग को कवर नहीं करता। मौसम ने भी मसला खड़ा कर रखा है। डियर चार्ली, क्या तुम थोड़ी जहमत करोगे? होल्ड करो, मैं देख कर आता हूँ। कुछ देर बाद चार्ली की चहकती हुई आवाज़ आई। फोर्ड ट्रांजिट वैन है, इस पर हाइब्रेंटन टेलीकॉम का नाम लिखा है। मेरा ख्याल है कि वैन को वहाँ आए ज़्यादा देर नहीं हुई। ऐसे गालों की धड़कन में इजाफा हो गया। दूसरी गाड़ियों के मुकाबले इस पर बर्फ की मिकदार कम है। चार्ली, तुम्हारा मुशाहिदा अच्छा है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी इतला हमारे लिए किस कदर मुफीद है। गालों ने इसका शुक्रिया अदा करते हुए चार्ली के ताउन को सराहा। फिर सवाल किया, क्या वहाँ से कोई गाड़ी गायब हुई है? ये तयन करना बहुत मुश्किल है, मुझे अफसोस है। ओके, बहुत शुक्रिया चार्ली। गालों ने राब्ता खत्म किया। किस्मत साथ दे रही थी। काफ़ी देर बाद उम्मीद की पहली किरण जगमगाई। ब्राड शदीद तरीन तनाव का शिकार था। इसने नाइजल के मशवरे के मुताबिक ही कहानी बनाई थी। ब्राड के लिए डेजी का हुलिया परेशान कुन था। वो अपने असल हुलिये में किसी बदनाम गैंग की रुकन नजर आती थी। बस करो, ज़्यादा पीना ठीक नहीं है। स्टैनले ने विस्की की बोतल एक तरफ रखी। डेजी किसी के हुक्म या हदायत पर चलने की आदी नहीं थी। इसने शर्मगी नज़रों से स्टैनले को देखा। ब्राड की बौखलाहट अरूज पर थी। दफातन गुलाबी नाइट गाउन जेब तन किए हुए ब्राड की बहन मरिंडा किचन में दाखिल हुई। हेलो मेरी प्यारी, तुम्हें क्या हुआ? इस वक्त सुबह 4:30 बजे। डैडी, मैं ठीक तरह सो नहीं पाई, मरिंडा ने अजनबी अफराद की तरफ देखते हुए कहा। क्रिसमस के मेहमान इतनी जल्दी आना शुरू हो गए? मरिंडा की आंखों में सवाल थे। ये मेरी बेटी मरिंडा है, स्टैनले ने कहा। मैडी, इनसे मिलो। ये नाइजल, एल्टन और डेजी हैं। चंद मिनट पहले ब्राड ने बौखलाहट में इनका तारुफ असल नाम से करा दिया। ब्राड ने मरिंडा को भी वही वजाहत पेश की जो इसने बाप को सुनाई थी। आधी रात को बाहर निकलने की क्या आफत पेश आई थी? तुमने किसी को बताया भी नहीं, मरिंडा ने हैरत से कहा। ब्राड ने शर्माने की अदाकारी की। मुझे अकेले नींद नहीं आ रही थी। मैं गर्लफ्रेंड को देखने गया था। गर्लफ्रेंड? तुम नहीं जानती हो? लिजा, क्या वो हुश थी? वो दरअसल मुलाकात नहीं हो सकी, ब्राड ने कहा। स्टैनले ने सरसरी अंदाज में सवालात शुरू किए। ब्राड समझ रहा था कि बाप के सवालात के पीछे इंक्वायरी है। नाइजल माकूल जवाबात दे रहा था लेकिन स्टैनले इसका लहजा पकड़ चुका था जो स्कॉटलैंड की अंग्रेजी के मुताबिक नहीं था। मरिंडा ने डेजी से मुकालमा शुरू कर दिया। ब्राड कशीदा असाब के साथ डेजी के रंग बदलते तेवर को देख रहा था। नाइजल गाहे बगाहे डेजी को संभालने के लिए मुदाहलत करता। ब्राड के लिए टेंशन नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। वो नाश्ते के बहाने उठा। डैडी, भूख लगी है, मैं कुछ बनाता हूँ। क्यों नहीं? एल्टन ने पहली बार गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। काफ़ी बड़ी जगह है, सब साथ रहते हैं, बड़ी फैमिली है, क्रिसमस पर जमा हुए हैं। स्टैनले ने कहा। बाहर मेहमानों के लिए कॉटेज है, एक गोदाम है और स्टाफ क्वार्टर। एल्टन अंदाजा लगा रहा था कि वहाँ कितने अफराद हैं। मुलाजमीन का कॉटेज 1 मील दूर है। मुझे शक है कि आज इनसे मुलाकात हो सकेगी। ब्राड ने नाश्ते की तैयारी से पहले टीवी बंद कर दिया। सुबह 5 बजे पुलिस की 3 गाड़ियां और एक एम्बुलेंस पहुंची। फ्रैंक के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। हेलो बॉय, तुम दोनों की फिर से दोस्ती हो गई है। गालो की मां ने बेटी की तरफ देखा। नहीं मामा, ऐसा कुछ नहीं है, फ्रैंक ने कहा। बहुत बुरी बात है, गालो की मां ने तबसरा किया। फ्रैंक ने गार्ड्स के साथ सवालात जवाबात किए। मातहत पुलिस ऑफिसरों को हदायत जारी करते हुए इसने मशरक की सिमत दौड़ाया। वो मशरक में नहीं, शुमाल की सिमत में मिलेंगे। गालो ने मुदालत की। मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। गालो ने पुरसुकून अंदाज में बताया कि फ़ोन कंपनी के नाम वाली वैगन कहाँ खड़ी मिली है। ये मालूमात तुमने कैसे हासिल की? फ्रैंक ने मुंह बनाया। गालो ने उंगली से कानपट्टी पर दस्तक दी और पर्चा निकाल कर बताया कि इसने कहाँ कहाँ फ़ोन किया। मरिंडा बेचैनी से महसूस कर रही थी। नाइजल, एल्टन और डेजी की बातें इसे हजम नहीं हो रही थी। क्या नाइजल और एल्टन की कोई फैमिली नहीं थी जो इन्हें क्रिसमस के मौके पर साथ देखना पसंद करती? मरिंडा को तीनों के दरमियान कोई रिश्ता नजर नहीं आ रहा था, दोस्ती का भी नहीं। बाप के तासुरात से मरिंडा ने यही महसूस किया कि वो खुद इसकी तरह गैर मुतमईन है।
किचन काफ़ी अंडों टोस्ट वगैरह की खुशबू से महक रहा था। प्लेटें तकसीम हुई और माहौल कुछ बेहतर नजर आने लगा। डेजी तुम क्या काम करती हो? अचानक ब्राड ने सवाल किया। डेजी ने जवाब देने में वक्त लिया। मैं डैडी का हाथ बटाती हूँ। तुम्हारे डैडी क्या करते हैं? डेजी का रंग बदला। नाइजेल ने हंसते हुए मुदाखलत की। मेरा दोस्त हैरी मुख्तलिफ नौइयत के मुतअद्दिद काम करता है। मसलन ब्राड का ये अंदाज मिरिंडा के लिए नया था। वो सोच रही थी कि ब्राड भी तीनों को शक की निगाह से देख रहा होगा। डैडी रियल एस्टेट का काम करते हैं, डेजी ने नागवार तासुरात लिए हुए कहा। मिरिंडा की उलझन में इजाफा हो गया था। वो खांसते हुए उठी। माफ करना। स्टैनले ने बेटी के लिए पानी का गिलास भरा। मिरिंडा ने खांसते हुए किचन छोड़ दिया। स्टैनले पानी को लेकर इसके पीछे गया। लाउंज में स्टैनले ने मिरिंडा को पानी देना चाहा। मिरिंडा ने हाथ लहराया। मैं ठीक हूँ। वो बाप को स्टडी में ले गई। मैं आपसे बिन बुलाए मेहमानों के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्टैनले ने गिलास एक तरफ रख दिया। अजीब लोग हैं और वो लड़की ब्राड भी शक में नजर आ रहा है। डैडी तीनों झूठ बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? क्या वो लूट मार के लिए आए हैं? अगर ऐसा है तो वो वक्त क्यों ले रहे हैं? स्टैनले ने कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं खौफजदा हूँ। मिरिंडा के चेहरे पर परेशानी थी। मैं पुलिस को फ़ोन करता हूँ। स्टैनले ने फ़ोन उठा कर कान से लगाया। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है? इसने फ़ोन वापस रखा। कॉटेज में है। आपका कहाँ है? मेरा फ़ोन फेरारी में है। ओल्गा के पास फ़ोन है, मैं इसे उठाती हूँ। ठहरो, मैं कोट पहनकर गैराज में जाता हूँ। दोनों वापस लाउंज में आए। मिरिंडा ने किचन के करीब रुककर कान लगाए। किचन में से ओल्गा की आवाज़ आ रही थी। मिरिंडा ने किचन का दरवाज़ा खोला। ओल्गा किचन काउंटर से टेक लगाए खड़ी थी। इसका अंदाज़ा गुफ्तगू कोर्ट में खड़े वकील की मानिंद था। इसने पहले ब्राड को ताड़ा कि वो तूफानी रात में कहाँ से इश्क लड़ाने निकला था। फिर इसने नाइजेल को खींचा। हम ग्लास को जा रहे थे। वो बोला, तुम अपने बूढ़े दोस्त के घर क्रिसमस मनाने के लिए स्कॉटलैंड आए और इसकी बेटी के साथ पार्टी में निकल आए, अपने दोस्त को अकेला छोड़कर। हैरी की तबीयत ठीक नहीं है। ओल्गा ने डेजी को निशाने पर ले लिया। किस किस्म की बेटी हो तुम? बीमार बाप को क्रिसमस के मौके पर छोड़कर तूफान में घूम रही हो। डेजी ने जारहाना नजरों से ओल्गा को देखा। ब्राड अंदर ही अंदर लड़ रहा था, खुद को कोस रहा था। ओल्गा प्लीज, वो लोग पहले से ही परेशान है। वो बोल उठा। ओल्गा ने ब्राड को नजरअंदाज किया। तुमने जवाब नहीं दिया। वो डेजी को घूर रही थी। मिरिंडा ने खौफ महसूस किया। मैं जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ। डेजी मुश्किल थी। तुम पाबंद हो। ओल्गा की आवाज़ बुलंद होगी। तुम तीनों पाबंद हो। मेरे बाप का घर तुम जैसों के लिए पिकनिक स्पॉट नहीं है। तुम सब झूठ बोल रहे हो। नाइजेल का सबर जवाब दे गया था। मुझे इस किस्म के सवालात पसंद नहीं है। पसंद नहीं है तो किसी अपनी पसंदीदा जगह पर जाओ। यहाँ रुकना है तो कोई माकूल कहानी सुनाओ। और ये क्या है? ओल्गा ने ब्रीफ केस की तरफ इशारा किया। ये मेरा है, उठाओ इसे। ओल्गा ने ब्रीफ केस पर हाथ डाला। डेजी और नाइजेल एक साथ खड़े हुए। ब्राड का दिल सीने में शिद्दत से फड़फड़ाया। इसे वापस रखो। ओल्गा की कलाई नाइजेल की गिरफ्त में थी। अजियत के मारे ओल्गा कुर्रा उठी। स्टैनले मिरिंडा के करीब से गुजरा। छोड़ो मेरी बेटी को। ओल्गा ने दूसरा हाथ भी इस्तेमाल किया। वो गुस्से में थी। स्टैनले ने भी हाथ डाला। तीनों की कश्मकश को चंद सेकंड गुजरे थे। मान पता नहीं क्यों कर ब्रीफ केस ने मुंह खोल दिया। ब्राड के मुंह से दहशत आमेज चीख निकली। पोस्टर चिप्स मेज पर बिखर गए। दोहरी शफाफ प्लास्टिक में वालबरी परफ्यूम की बोतल भी मेज पर गिरी। शीशे की बोतल में शफाफ महलूल था। ब्राड की सांस रुक गई। ओल्गा ने नाइजेल के मुंह पर थप्पड़ मारा। नाइजेल ने जवाबी तमाचा रसीद किया। गर्दिश वक्त थम गई थी। चंद लम्हों के लिए वहाँ हर एक पर सख्ता तारी हो गया था। सिर्फ नॉली भौंक रहा था। फिर स्टैनले ने हरकत की, लेकिन डेजी की हरकत तेज थी। इसका घोंसा स्टैनले के जबड़े पर लगा। वो लड़खड़ा कर पीछे गया। होंठ से खून टपकने लगा। मिरिंडा चीही। अगले ही लम्हे नाइजेल और डेजी के हाथों में गन नजर आ रही थी। एक बार फिर वहाँ सन्नाटा तारी होगा। स्कूत और सन्नाटे की तह में खौफ और सनसनी हलकोरे ले रही थी। कौन लोग हो तुम? बिलाहिर ओल्गा ने स्कूत का पर्दा चाक किया। स्टैनले की नजर परफ्यूम की बोतल पर थी। ब्राड भी परफ्यूम को देख रहा था, जो टूटने से महफूज रही थी। मिरिंडा दरवाजे के करीब थी। फसाद में मौका पाकर वो बाहर खिसक गई थी। ब्रॉड की हालत खैर थी। हथियार बाहर आने से ड्रामा खत्म हो गया था। जैसे ही क्रिमिनल में वारदात की खबर फैलती, इन तीनों की असलियत बेनकाब हो जाती, बल्कि चारों की। खबर में बताया गया था कि वारदात में 4 अफराद शरीक थे। वायरस की चोरी से शुरू हो जाने वाली बदकिस्मती ब्रॉड के लिए हर पल एक नए बदनुमा रंग के साथ बद से बदतर होती जा रही थी। ब्रॉड का दिमाग माऊफ था, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। इसने देखा स्टैनले की नज़र इस पर थी। एन इस वक्त नाइजेल के दिमाग ने काम किया। इसने गन का रुख ब्रॉड की तरफ कर लिया। ब्रॉड ने स्लो मोशन में हाथ बुलंद किए। सॉरी डैड, मुझे नहीं मालूम था कि मैं किन गंदे अफराद की मदद कर रहा हूँ। ब्रॉड ने खुद को ग्रुप से अलग कर लिया। मुझे भी अफसोस है। नाइजेल ने ब्रॉड को मुखातिब किया। तुम्हारी मेहरबानी का इस अंदाज में जवाब देना पड़ा। ब्रॉड ने कदरे इत्मीनान महसूस किया। ग्रुप ने दगाबाजी नहीं की, इन्हें इसकी ज़रूरत थी, शायद लैंड क्रूजर के लिए। दफातन ब्रॉड के मोबाइल ने राग उल्लापा। उफ, क्या नहुसत है। मैगनन के अलावा कौन फ़ोन कर सकता है? वो फैमिली के सामने कैसे बात करेगा? एक बार फिर नाइजेल ने मसला हल कर दिया। अपना फ़ोन मुझे दे दो। इसने हाथ बढ़ाया। ब्रॉड ने एक हाथ नीचे किया, फ़ोन निकाल कर नाइजेल को पकड़ाया। नाइजेल ने आवाज़ बदल कर सिर्फ हेलो कहा और सुनता रहा। ठीक है, शुक्रिया। इसने फ़ोन बंद करके जेब में रख दिया। तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। नाइजेल ने ब्रॉड से कहा। वो तुम्हें खबरदार कर रहा है कि होशियार हो। इलाके में 3 खतरनाक अफराद मौजूद हैं। पुलिस स्नोप्लो के साथ इनके पीछे लगी हुई है।